विजियंस का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विजय सीरीज का पार्ट नंबर 76 और आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट क्लास है। इसके बाद नया चैप्टर के एमसीक्यू करवाऊंगा। मैं आप सब बच्चों को एक बात बता दूं बेटा, आज अपने विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पता है आपको? पता है कि नहीं है? यूट्यूब पर क्लासेस है ना। अब सुबह के टाइम 7:15 बजे 3 दिन 3 डे जीके और 3 डे इंग्लिश। मतलब कि वैसे एक दिन जीके और एक दिन इंग्लिश ऐसे रहेगा अल्टरनेटिव क्रम में। जैसे मंडे को जीके हुआ तो ट्यूसडे को इंग्लिश, वेडनेसडे को जीके, थर्सडे को इंग्लिश, है ना। फिर फ्राइडे को जीके और सैटरडे को इंग्लिश। इस तरह से चलेगा सुबह 7:15 बजे से 8 बजे डेली। तो जिन जिन बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम में जीके आता है या जिनके बेटा इंग्लिश आता है वो इस शेड्यूल को फॉलो करें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इन 3 दिन जीके चलेगा। मंगलवार और इसके बाद में गुरुवार और शनिवार इन 3 दिन इंग्लिश की क्लास चलेगी। और इसके अलावा दिन में 1:30 पर फिजिक्स और केमिस्ट्री। एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। और शाम के टाइम 5:15 बजे बायोलॉजी। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार बायोलॉजी और सैटरडे और संडे इन 2 दिन में चलती है नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना। तो अब ये यूट्यूब पे आपकी जीके की क्लास भी चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है, फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, बायो चल रही है, नर्सिंग एप्टीट्यूड चल रही है। अब इतने सब्जेक्ट आपके यूट्यूब पे भी चल रहे हैं। इतने क्या मतलब सारे ही चल रहे हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो इसलिए आप सब बच्चों से निवेदन है मेरा, रेगुलरिटी रखो, यूट्यूब पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो और विजय एजुकेशन का ऐप ले लो आप लोग बढ़िया तरह से। ठीक है ना? बिल्कुल जी। सर नया बैच कब लॉन्च कर रहे हो? बेटा नया बैच लॉन्च हो रहा है 25 दिसंबर को। आज 22 दिसंबर है। 25 दिसंबर को सभी राज्यों के लिए न्यू बैच लॉन्च होने जा रहे हैं 3.0। ठीक है कि नहीं? हाँ। सर बर्थडे कब है? बर्थडे भाई 5 दिसंबर को है। 5 जनवरी को है, माफी चाहूंगा, मैं तो खुद ही डेट भूल रहा हूँ, बताओ आप। है ना? हाँ। ठीक है ना। तो आप बच्चों ने एडवांस में ही बधाइयाँ देना शुरू कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ। तो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज मैं एग्जाम्पलर करवा रहा हूं आपको, NCERT एग्जाम्पलर। क्या कर रहे हैं आज हम? NCERT एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर का क्या मतलब है पता है? मतलब एनसीईआरटी खुद ने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं जिनसे पेपर बनता है बेटा, कोई भी पेपर बनेगा उसमें एक आध एग्जाम्पलर हर चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, और बच्चों एक बात बताना चाहता हूं, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आने वाले 1 या 2 दिन में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने वाला हूं। कुछ ऐसी चीज दूंगा कि जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगी और जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा कल। हो सकता है वो सरप्राइज कल आ जाए, परसों आ जाए। हाँ जी। मतलब कुछ स्पेशल आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, है ना। अब कोई बच्चा यूं मत कहना क्या तैयार कर रहे हैं सर, गाजर का हलवा है? हाँ। अब देखिए वो भी तैयार कर सकते हैं भाई, आप लोग यहाँ आ जाओगे तो वो भी तैयार कर लेंगे, कोई बड़ी बात है का? हैं? बताइए आप। हैं? हाँ। अब तो तब होगी, मैं आज क्लास में बोल ही रहा था, मैं कल भाई बाजार से थोड़े रसगुल्ले लेके आया, है ना। चाशनी में डिब्बे में डाल के रसगुल्ले दे दिए मैंने, बाहर ऑफिस में रख दिए, मैं इधर पढ़ाने के लिए आ गया था। और भाई साहब जब मैं बाहर गया, हद हो गई। केवल और केवल अंदर उस डिब्बे में रस यानी चाशनी बची हुई थी, गुल्ले गायब थे। गुल्ले सारे गायब, और पीछे क्या बचा हुआ है? रस बचा हुआ था, गुल्ले गायब। ठीक है ना? हाँ। अब बताओ आप क्या कार्यवाही होनी चाहिए उन लोगों पे। मैंने कैमरे चेक किए, लेकिन बंदे बड़े शातिर थे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई उन्होंने सटाक से उड़ा दिया पूरा मामला। ठीक है ना? हाँ, लेकिन खोज जारी है, खोज जारी है। मैंने उनका डीएनए इकट्ठा कर लिया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे काम चल रहा है। हाँ। तो आज का पहला क्वेश्चन भाई, डीएनए रज्जु, डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती है? इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय। बेटा न्यूक्लियोटाइड जो है ने डीएनए के अंदर एक दूसरे से किस बंध से जुड़ती है? बताओ देखें। हाँ, पहला है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दूसरा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्ड। बलर तो नहीं है बेटा? क्लियर दिख रहा है ना? एक बार देख लेना भाई कैमरा वगैरह। बलर वलर तो नहीं है? क्लियर दिख रहा है? वेरी नाइस। एक बार आप मोबाइल में खोल के देख लेना। हमारी क्लास बलर हुई तो मैं आप लोगों को बलर कर दूंगा। ठीक है ना? सोच लो कितना खतरनाक हूं मैं। हैं? ठीक, पता नहीं क्यों मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। मोनिका जी, पूजा जी, उजाला जी, निशा जी, गौरव जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। गब्बर इज बैक, ये कौन है भाई?
गब्बर इस बैग को उड़ा दो आप, है ना, काफी दिन हो गए हैं गब्बर को। हाँ, मुझे डराने चला था, है। डीएनए स्ट्रैंड, द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर। डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ती है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ में, ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है ना, बिल्कुल जी। और इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई दूसरी और न्यूक्लियोटाइड होगी तो हमेशा ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगी। ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता ना कि इस पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस कौन से बॉन्ड से जुड़ेगी, तो हम लिखते ग्लाइकोसाइडिक। और अगर क्वेश्चन ये आता कि एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरी से किस बॉन्ड से जुड़ती है, तो आंसर आता हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर क्या आता बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अलग अलग तरह के बॉन्ड है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है बेटा? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। ओके। और पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है? बिटवीन अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के बीच में। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा? बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस की जब पेयरिंग होती है ना, तो वहां पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जैसे एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी से जब जुड़ेगी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होती है, इसमें किसकी कमी या अनुपस्थिति होती है? ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड, इट लेक द। बताओ देखे। पहला है बेस, दूसरा है शुगर, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप और चौथा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बताओ बताओ बताओ, है ना। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है ना भाई साहब। ठीक है ना। ठान लीजिएगा कि 2026 में कुछ नया करना है, कुछ बनना है, मम्मी पापा के सपनों और मेहनत को साकार करना है, उन्हें आकार देना है। हाँ जी। सता माजी सटकली, किसी भी उड़ा दो। हाँ, हमारी माजी सटकली, फिर कैसे चलेगा बता पगलू। हाँ हाँ। अब देखो मित्र, सुनो मेरी बात। न्यूक्लियोसाइड और टाइड में क्या फर्क है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सी चीज का फर्क है? देखो इतना तो आपको ही पता है कि टाइड में तो 3 चीजें होती है बेटा, लेकिन साइड में तो 2 ही चीजें हैं। तो किसकी कमी है भाई? साइड में क्या कम है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या कम है बेटा? फॉस्फेट समूह नहीं होता है। सही बात है कि गलत बात है? मैं चाहता हूं 90% से ज्यादा बच्चों के सही आंसर होने चाहिए, बाकी वाले हाँ गलत आंसर दोगे, है ना। हाँ। अब देखो, हमारे गुरुजी की तरह आपको भी है ना। हमारे गुरुजी कहते थे, मुंह घूम जाएगा पता नहीं चलेगा आ रही है कि जा रहा है ना। तो वो वाली हालत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज दोनों ही शर्करा किस वर्ग से संबंधित है? बोथ डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ शुगर। बताओ, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज दोनों कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? जल्दी बताओ मित्रों, ट्रायोज, हेक्सोज, पेंटोज या पॉलीसेकेराइड? जल्दी बोलो और जल्दी बोलो। पॉल 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 ऑल पॉल। हाँ सारे बजे आंसर देंगे भाई। ओ भाई जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसी सरक रहा है जी? पेंटोज, वेरी गुड वेरी गुड। सी होगा सर, इसका राइट आंसर है पेंटोज। अरे भैया हेक्सोज तो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये है ना फ्रक्टोज, ये होती है हेक्सोज, क्योंकि ये 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर। ठीक है ना। और पेंटोज, पेंटोज होती है बेटा 5 कार्बन शुगर, है ना। तो डीऑक्सी राइबोज भी क्या है? पेंटोज, जो कि किस में होती है? डीएनए में। और राइबोज किस में होती है? आरएनए में। आरएनए और डीएनए का जो नाम रखा गया है ना, वो शुगर के आधार पर ही रखा गया है। ठीक है ना। सभी का नाम किसी न किसी वजह से रखा जाता है, समझ रहे हो। तो इन दोनों का नाम है ना, मैंने एक दिन यूं ही मजाक में पूछ लिया, मैंने कहा भाई डीएनए तेरा भी ये कोई नाम है? तो उन्होंने कहा विजय सर छोड़ो भी ना, हमारा नाम पता है किसके आधार पर रखा? मैंने कहा बता। कि विजय सर आप सोचो जरा, हमारे अंदर सबसे अच्छा स्वीटेस्ट कौन है? मैंने कहा शुगर। तो शुगर है तो फिर शुगर के आधार पे ही तो हमारा नाम होगा, है ना। तो भाई साहब डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है कि नहीं? तो देखो शुरुआत में आ रहा है डीऑक्सी राइबोज, मतलब शुगर के आधार पे डीएनए का नामकरण, है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो मेरे दोस्तों, द फैक्ट दैट ए प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद pyrimidine बेस इन द डीएनए डबल हेलिक्स लीड टू। ये कह रहा है बेटा डीएनए का जो डबल हेलिक्स है ना, डीएनए के जो ये द्विरज्जु है ना बेटा, इन द्विरज्जु में एक प्यूरिन सार हाइड्रोजन बंध के द्वारा pyrimidine सार से जुड़ती है ना। तो ये मतलब इसका मेन परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे प्यूरिन एडिनिन है,
तो ये थाइमिन से जुड़ रही, तो थाइमिन पिरिमिडीन है। प्यूरिन ग्वानिन है, पिरिमिडीन साइटोसिन है, इससे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? तो अगर इन प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में जो ये पेयरिंग है ना बेटा, इस पेयरिंग की वजह से होगा क्या? क्या इसकी वजह से हमारा डीएनए एंटी पैरेलल नेचर का होगा क्या? प्रति समांतर प्रकृति का होता है क्या? क्या इसकी वजह से सेमी कंजर्वेटिव नेचर का डीएनए होता है क्या? क्या इसकी वजह से बेटा यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए, क्या इसकी वजह से पूरे डीएनए में एक समान चौड़ाई बनी रहती है क्या? या पूरे डीएनए में एक समान लंबाई बनी रहती है, यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए? बताओ, बताओ देखें, फटाक से आंसर दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी। क्या बात है अनुपमा, शिवानी, माला, प्रिया, स्वाति? पोल आता रहे, पोल में ढोल नहीं, पोल में ढोल नहीं। हाँ, नहीं तो सोच लो, नहीं तो सोच लो। हाँ, धाए धाए धाए। हाँ, अरे भैया वीडियो सब कुछ क्लियर है, मैंने मजाक में बोला कि कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा। कुछ बच्चे लग गए ब्लर 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 ब्लर। सब कुछ क्लियर है भाई, थोड़ा बहुत ब्लर है तो भी चलेगा, है ना? किसी दिन कलरफुल वीडियो हो तो किसी दिन ब्लरफुल हो तो चलने दो भाई, है ना? इंटरनेट बा है। हाँ, अब देखो मित्रों सुनो, देखो बेटा, अगर डीएनए के अंदर आप प्यूरिन और पायरामिडीन को जोड़ोगे ना तो क्या होगा? डीएनए की लंबाई एक समान बनी रहती है इस प्यूरिन और पिरिमिडीन की वजह से। हमेशा ध्यान रखो बेटा, है ना? डीएनए के अंदर जैसे इधर प्यूरिन है तो इधर ये पिरिमिडीन है, ये आपस में जुड़ी हुई है, तभी तो डीएनए की लंबाई जो है ना, दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो गैप है ना, वो बिल्कुल एक समान बना हुआ है। सीधी सी बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। सही बात नहीं कर रहा हूं ना? ओके, है ना? अरे भैया, आप अगर बीच में ये पायदान निकाल दोगे तो क्या होगा? ये दोनों डंडे या तो इधर गिर जाएंगे या उधर गिर जाएंगे। तो इनके बीच का गैप आपने देखा, सीडी होती है, सीडी। सीडी के बीच में ऐसे पायदान लगे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगर पायदान लगे होते हैं, पायदान क्या करते हैं? सीडी के बीच की चौड़ाई को मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही ये नाइट्रोजनस बेस है, इनकी पेयरिंग भी बेटा जो है कहीं ना कहीं किसको मेंटेन करती है बेटा? एक चौड़ाई को मेंटेन करती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं डीएनए में चौड़ाई होती कितनी है, कोई बता सकता है क्या? ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम है, इसके सामने ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। बताओ इनके बीच का अंतराल कितना है, गैप कितना है? अरे कितना गैप है इनके बीच का, कौन बताएगा बबलो? हाँ, सारे बच्चे एक बार थम्स अप के साइन के साथ मुझे बताओ, थम्स अप के साइन के साथ मुझे बताओ कि किसे पता है कि इसके बीच का व्यास कितना है? बताओ देखे, डायमीटर ऑफ डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए, बताओ देखे। हाँ, अरे बोलो 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 बोलो। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, 2 नैनोमीटर। और अगर यही बात मैं ये पूछूं तो बताओ यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है मित्रों? बताओ लेंथ कितनी है? अगर बात लेंथ की हो, बात किसकी हो? लेंथ की, तो ये होगी 3.4 नैनोमीटर, है ना बेटा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए और स्टोन पर कुल विद्युत आवेश कितना होता है? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड स्टोन। डीएनए के ऊपर चार्ज कितना और स्टोन के ऊपर चार्ज कितना? है ना? बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव। देखो, डीएनए नेगेटिव और स्टोन पॉजिटिव, और फिर लास्ट में लिखा 0। बताओ, बताओ देखे कितना? और जिनको आंसर पता है वो थम्स अप का साइन साथ में करो, ऐसे ऐसे थम्स अप का साइन करके फिर आंसर दो। सारे बच्चे एक साथ थम्स अप के साइन के साथ आंसर देंगे। वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। डीएनए पर किस तरह का आवेश है और स्टोन पर कैसा आवेश है? जल्दी बताओ देखे, बहुत खूब। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी बताओ बेटा। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। और हमेशा इस बात को याद रखना है आप लोगों को बेटा, डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है और स्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। और स्टोन बेटा एसिडिक होती है कि एल्केलाइन होती है? एल्केलाइन होती है, जिसको आप बेसिक भी कह सकते हैं। स्टोन हमेशा बेसिक होती है, सारी होती है। डीएनए हमेशा कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। डीएनए हमेशा कैसा होता है बेटा? अम्लीय होता है। भूलोगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। अब देखो, द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। बेटा अनुलेखन इकाई जो होती है ना, उसके अंदर उन्नयक स्थल कहां पर होगा, समापक स्थल कहां पर होगा, ये आपको बताना है। अनुलेखन इकाई में पहला डाउन स्ट्रीम एंड 5 डेज अप स्ट्रीम एंड, है ना? अब इसके बाद में क्या लिखा इसने? फिर इसने लिखा है अप स्ट्रीम एंड 3 डेज डाउन स्ट्रीम एंड। ठीक है, इसके बाद में लिखा द 5 डेज अप स्ट्रीम एंड, फिर लिखा द 3 डेज डाउन स्ट्रीम एंड। मेरे दोस्तों इन्होंने क्या बोला, बात को समझोगे तो ही समझ आवेगा। ये देखो, ये अपना डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आरएनए में बदलती है ना? इसका ये वाला है प्रमोटर सिरा, ये यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल जीन और ये होता है टर्मिनेटर। हमेशा ये बात याद रखनी है, ठीक है ना बेटा? तो अब इसने पूछा है कि ये जो प्रमोटर होता है ना, प्रमोटर उन्नायक, है ना, ये कहाँ पे होगा? सबसे पहले इसने लिखा, देखो उन्नायक और समापक दोनों पूछे हैं तो दो अलग अलग एंड पे होगा, एक इस एंड पे होगा तो दूसरा इस एंड पे होगा। तो इन्होंने तो लिखा है कि दोनों 5 डेज पे, ये गलत है। दोनों 3 डेज पे, ये भी गलत है। ये तो हो नहीं सकते, है ना? अब इधर देखो इन्होंने क्या लिखा, अनुलेखन इकाई के क्रमशः 5 डेज सिरे पर और 3 डेज सिरे पर। यानी जो 5 प्राइम
5 प्राइम अप स्ट्रीम एंड और 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम एंड। यही बात सही है मेरे दोस्तों, यही बात क्या है, सही है। और यहीं पे एक बात और आपसे पूछ लूं, यहीं पर एक बात और पूछूंगा, सारे बच्चे प्लीज ध्यान देना और मुझे बताना। बेटा मेरे पास में ये mRNA है, मेरे पास में ये क्या है, mRNA है ना, mRNA, ठीक है ना। और मेरे पास में इस mRNA पर एक ये कोडोन है AUG, और मेरे पास में यहां पर बेटा यह है मिथाइल मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और मेरे पास में बेटा यहां पर है ना पोली ए। अब देखिएगा यहां मेरे पास है UAA। अब आप मुझे बताओ, ये जो आपका मैसेंजर आरएनए है, इसका ये वाला एंड कौन सा है, ये वाला सिरा कौन सा है, और ये वाला सिरा कौन सा है, बता दो। ये वाला सिरा कौन सा है, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, बताओ। मैं तो बोल रहा हूं सिरा, एंड 5 डेज कौन सा, 3 डेज कौन सा। अगर यही बात आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो, अगर यही बात आपसे पूछेगी जो स्टार्ट कोडोन वाला भाग है, ये यहां पर कौन सा एंड है, तो ये एंड कौन सा है, 5 डेज। और ये एंड कौन सा है जी, 3 डेज। हमेशा ये बात हर बच्चे को याद रखनी है, भूलना नहीं है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और mRNA के बनने की डायरेक्शन भी 5 से 3 होती है बेटा, है ना। और mRNA पर जो ट्रांसलेशन की डायरेक्शन है वो भी 5 से 3 होती है। और नया जो डीएनए बनता है वो भी 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। हमेशा अपने माइंड में एक बात क्लियर रखो, 5 से 3, 5 से 3। जहां डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, चाहे डीएनए के बारे में आए, आरएनए के बारे में आए, ट्रांसलेशन के mRNA पर जो मेरे दोस्तों रीडिंग फ्रेम है उसके बारे में आए, हमेशा 5 से 3 ही याद रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें, बिल्कुल चलिएगा सर। क्वेश्चन क्या है देखो, सिकल सेल एनीमिया, इसे बेटा दांत्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया। ओह, ये कह रहा है सबसे ज्यादा सही, है ना। अब आप कहोगे विजय सर सिकल सेल एनीमिया तो हमें कहीं पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारे लिए पहली बार आया है डिजीज। अरे आपने पढ़ा है, याद करो, एक चैप्टर था आपका जेनेटिक वाला, और जेनेटिक में आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े थे, तो वहां ये पक्का आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है। एक थैलेसीमिया पढ़ा होगा आपने, और एक हिमोफीलिया पढ़ा होगा आपने, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा होगा आपने, ठीक है कि नहीं है, और एक फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ा होगा। ये सारे के सारे आनुवंशिक रोग है। अब बताओ इसके बारे में लिखा क्या है, पहला, इसका इलाज आयरन की खुराक से नहीं किया जा सकता। यह एक आणविक रोग है, आणविक रोग का मतलब होता है जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके बेटा। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है ये मलेरिया के होने के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है, और इसके बाद में उपरोक्त सभी। अब जरा सोच के आंसर देना बेटा। सबसे पहले लिखा है कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, आयरन देके इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। इट इज जेनेटिकल डिजीज या मोलिकुलर डिजीज। इट कंफर्म रेसिस्टेंट टू अक्वायर्ड मलेरिया, है ना, मलेरिया इस व्यक्ति को नहीं हो सकता जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया। मेरे बेटा हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया बेटा आनुवंशिक रोग है ना, जेनेटिकल डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया बेटा, इसमें एनीमिया लिखा हुआ है, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आप व्यक्ति को आयरन दोगे तो ठीक हो जानी चाहिए सामान्यतः। हाँ बेटा, अगर नॉर्मल एनीमिया होता ना तो आप आयरन देके वो बीमारी ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल एनीमिया नहीं है, ये आनुवंशिक एनीमिया है बेटा, सिकल सेल एनीमिया, जीन में गड़बड़ हुई है। जीन में गड़बड़ आप आयरन खिलाने से ठीक नहीं हो सकती बेटा, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट। आप आयरन देके इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आनुवंशिक रोग है। नॉर्मल एनीमिया होता तो ये पॉइंट सही मान सकते थे आप कि इसे आयरन से ठीक कर सकते हैं, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया आयरन से ठीक होता नहीं, ये आनुवंशिक रोग है ही। जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया उस व्यक्ति को कभी भी मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कभी भी सिकल सेल एनीमिया वाली जो आरबीसी होती है उसके अंदर गुणन नहीं कर सकता। भाई मलेरिया का रोगाणु कौन है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का घर कौन सा है, हमारी आरबीसी। प्लाज्मोडियम दौड़ता हुआ हमारी आरबीसी में आया, आरबीसी का आकार बदला हुआ था, प्लाज्मोडियम को पता चल गया ये तो खुद ही बीमार है, हमें बीमार कर देगी। प्लाज्मोडियम वहां से भाग गया, सिटी बिटी गुल हो गई उसकी, है ना। तो भाई साहब आपको अगर सिकल सेल एनीमिया है तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा। अब एक बच्चा कहेगा मुझे सिकल सेल एनीमिया चाहिए, मुझे एनीमिया चाहिए। मैंने कहा क्यों, अरे सर बढ़िया है ना, मलेरिया नहीं होगा। अरे भाई मलेरिया से 100 गुना खतरनाक है ये तो किसी को ना हो, ये तो किसी को ना हो, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई, है ना। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन, तो सिकल सेल एनीमिया में बेटा हमारी आरबीसी,